कृपाल सिंह सीधा जी नमस्कार। आयुष जी प्रकट हूँ। हम बाल नमस्कार सभी को साहित्य नमस्कार। संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे हमारे नन्हे दोस्त आयुष जी। स्वागत है आयुष जी, प्रकट हूँ। जी आयुष जी प्रकट हूँ, शुरू करें। माइक माइक खोलिए, लॉक खोलो है माइक। माइक। आयुष जी माइक लॉक है। हाँ सर नानी तेरी मॉर्निंग। हाँ चलिए, मोरनी चलेगा। नानी तेरी मॉर्निंग को मोड़ गए, बाकी जो बच्चे थे काले छोड़ गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा टूट पड़ता सीधा जेल में। उन दोनों की खूब कहानी मोटे थानेदार, मोरों को भी घूम जाया जंगल के सरकार। नानी तेरी मॉर्निंग को मोड़ गए, बाकी जो बच्चे थे काले छोड़ गए। अच्छी नानी प्यारी नानी दूसरा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दो तू कंजूसी छोड़ दे। जी धन्यवाद। जी डांस चलिए, श्लोक भी हो जाएगा। श्लोक यस सर। जी श्लोक भी। ओम सर्वे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते भविष्त्राहि नौ देवी दुर्गे देवी नमो अस्तुते। बहुत बढ़िया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमो अस्तुते। क्या बात है। डांस एक पांव से होगा, दो पांव से डांस। ओए क्या गजब का यार, क्या मारा यार, क्या क्या गजब का डांस पांडे सर, क्या बहुत गजब का शानदार। डांस। ओए क्या गजब का डांस यार, क्या गजब का यार। बहुत ही बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर यार, गजब का डांस, बहुत ही सुंदर, गजब का। गए पर्दे के पीछे आयुष जी। जी क्या बात है, बहुत सुंदर। तो चलिए हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पांडे सर शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करिए। हाँ आदरणीय। तो मैं आज के अपने इस कार्यक्रम में 628वें कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय आकाश सर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। शुरू कर रहे हैं। जी नमस्कार जी, धन्यवाद सब। स्वागत है सर। आयुष जी का डांस हो चुका है श्लोक सहित, तो मैं एक बार इस पटल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला का दूसरा चरण है। कल भी हमारे बच्चों ने अपने तत्काल दिए गए विषय पर अपना भाषण बोला था और आज भी इसी कार्यशाला का दूसरा चरण है। और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि है हमारे बीच श्री हर्ष सिंह मनराल साहब, जो कि संगीत नाटक अकादमी दिल्ली में कार्यरत हैं और आप संस्थान की अकादमी की पत्रिका के संपादकीय विभाग से जुड़े हैं और आप हमारे अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं, भीकेसैंण ब्लॉक में, जहां से हमारे कृपाल सिंह शीला जी आज जुड़े हैं। और आपके पुस्तक का लोकार्पण अभी मेरो पहाड़ करके अभी कुछ ही दिन इसी महीने पहले हफ्ते में पहाड़ में ही लोकार्पण हुआ है। अभी आप दिल्ली में हैं, तो मैं आज आपका स्वागत करता हूं। आप पहले भी कई दिन जुड़े हैं और कल भी आप पूरे कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, तो मैं आज आपका साहित्य की विभिन्न विधाओं में दखल है, तो आज मुख्य अतिथि बतौर आपने हमारे बीच समय निकाला, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे बीच श्रेयजल जी, जो कि कक्षा 10 की छात्रा हैं, पटना बिहार से जुड़ चुकी हैं हमारी दोस्त। और आज के अध्यक्षता करेंगे कुशाग्र राठौर जी, जो कि खटीमा से कक्षा 7 के छात्र हैं, जुड़ चुके हैं, मैं उनको भी स्वागत करता हूं। और आज का संचालन करेंगे हमारे दोस्त ईधांत जोशी जी, देवीधुरा से, जो कि कक्षा 6 के छात्र हैं और उनका सैनिक स्कूल में चयन हुआ है और अभी उनको विद्यालय नहीं मिला है। अगर घोड़ा खाल मिलता है तो संभव तो वो ज्वाइन करेंगे।
देखें कहाँ मिलता है। तो इस कार्यक्रम में हमारे बीच इस पटल के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश आसर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, और हमारे बीच जुड़े हुए आदरणीय ब्रज मोहन जोशी सर, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए दिग्विजय सिंह जी, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अन्य कई साथी अभिभावक बतौर हमारे बीच जुड़े हैं, शिक्षक बतौर जुड़े हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। उमेश जोशी जी जुड़े हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ सुमित श्रीवास्तव जी और कई साथी जुड़े। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आज के कार्यक्रम को संचालन करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। और इसी कड़ी में मैं मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त इधांत को। इधांत, आप जुड़ चुके हैं क्या? जी सर, मैं जुड़ चुका हूँ। हाँ, मैं इधांत को मंच सौंपूं। आप, मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा अपना माइक बंद कर लेंगे, और जब तक जिन साथियों का बोलने का नंबर आएगा वो अपनी प्रस्तुति के समय ही माइक ऑन करेंगे। कैमरा चाहे तो आप ऑन कर सकते हैं। बाकी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूं अपने साथी इधांत जोशी की। दीपक कुमार जी हमारे बीच जुड़े, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो स्वागत है इधांत जी। जी सर, धन्यवाद। मास्टर को नमन करते हुए मैं इधांत जोशी, कक्षा 6 का छात्र, योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवीधर चंबा उत्तराखंड से। मैं सर्वप्रथम आप समस्त आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम इधांत जोशी है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवीधर चंबा उत्तराखंड है, और मेरी माताश्री का नाम श्रीमती गीता जोशी है, जो एक गृहिणी है, तथा मेरे पिताजी का नाम ब्रिजमोहन जोशी है, जो एक शिक्षक हैं। मैं आज के कार्यक्रम में जुड़े आज के श्रीमान आकाश आसर सर व श्यामप्रसाद पांडे सर, अशोक कुमार नेगी सर, व आज के मुख्य अतिथि श्री हरसिम बरनाल जी, आप संगीत नाटक अकादमी दिल्ली से हमारे बीच जुड़े हैं। वह विशिष्ट अतिथि दीदी श्रेयजल सिंह हैं, कक्षा 10 से। वह अध्यक्षता कर रहे दादा कुशाल राठौर, कक्षा 7 से। मैं इस कार्यक्रम में जुड़े समस्त प्रतिभागी तथा अभिभावक जनों का मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, तब मेरे पिताश्री किसी अप्रहरी दीदी के शादी में अल्मोड़ा आए हुए थे। तब मेरे पिताश्री दीदी की शादी में अल्मोड़ा आए हुए थे। हमारे विद्यालय में बाल प्रहरी नामक पत्रिका पहले से ही आती थी, और उस पत्रिका में किरोला जी का पता भी लिखा था। तो मेरे पिताश्री उनसे मिले। मैं कक्षा 4 से इन कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहा हूँ। अब मैं आपको अपने संचालन के बारे में बताता हूँ। वैसे तो मैं बाल प्रहरी के कार्यक्रमों में आज से पहले 5 बार संचालन कर चुका हूँ, और आज यह मेरा छठा अवसर है, जिसके लिए मैं किरोला जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यह संचालन करने का सुअवसर प्रदान किया। तथा मैं अब आज के विशिष्ट अतिथि कुंवारी श्रेयजल सिंह है, दीदी श्रेयजल सिंह, कक्षा 10, पट्टा, बिहार से। क्या वे हमारे बीच उपस्थित है? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ और क्यों। जी, धन्यवाद। त्वरित भाषण कार्यशाला बाल प्रहरी का 628वां ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरसिंह मंडराल जी, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली से। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अध्यक्षता कर रहे कुशाग्र राठौर, कक्षा 7, खटीमा उधम सिंह नगर से। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के प्रतिभागियों का स्वागत और अभिनंदन कर रही हैं। आज का संचालक कर रहे मेरे छोटे भाई इधांत जोशी, कक्षा 6, यो जोशी, मैं शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवी
धूड़ा चंपावत से मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, मैं उनका भी आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रहारी के संरक्षक वरिष्ठ साहित्यकार देहरादून से मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर, बाल प्रहारी के संरक्षक, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हमारे आदरणीय उदय किरोला सर, बाल प्रहारी के संपादक, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी बार विशिष्ट अतिथि बनाया। मेरा नाम श्रेजल सिंह है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च मध्य विद्यालय चियाटार पटना बिहार है। और मेरा आज का विषय है कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहती हूँ और क्यों। तो मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि गरीबों की मदद भी हो सकती है और इससे गरीब लोगों की मदद हो सकती है, जिसके कारण जो गरीब लोग होंगे उनका अच्छे से देखभाल कर सकते हैं और उन्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और गरीब और असहाय लोगों की भी मदद होगी इससे। और डॉक्टर तो जान बचाने के लिए ही बनते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। हमारे यहाँ लाइट चले जाने के कारण मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ, तो अब मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ जिनको आप कार्यशाला में आशा है कि आप इनका कार्यशाला में पालन करेंगे। सबसे पहले जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तब आपको बीच में माइक खोल करके प्रतिभागी की प्रस्तुति में व्यवधान नहीं डालना है, वह इससे आवाज टकराती है तथा जब आपकी बारी आए तभी आपको बोलना है। आपको बीच में किसी की भी प्रस्तुति के बीच में उसका जो वो प्रस्तुति दे रहा हो उसको बिगाड़ना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि त्वरित भाषण होता क्या है। त्वरित भाषण वह विधा होती है जिसमें आपको तुरंत विषय दिया जाता है और आपको उस विषय में पक्ष या विपक्ष किसी भी पक्ष की ओर से आपको अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो इसमें प्रतिभाग करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं अपने आज के पहले प्रतिभागी दादा सुमित शर्मा, नानकमत्ता उधमसिंह नगर से, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका विषय है जब मुझे गुस्सा आता है। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। सब प्रथम माँ शारदे को मैं नमन करता हूँ। मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानकमत्ता का निवासी हूँ। आपने मेरा विषय दिया है जब भी मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। नॉर्मली मुझे हमेशा ही गुस्सा आता है, लेकिन मैं उसे कंट्रोल करके रखता हूँ। जब भी मेरे को ज्यादा गुस्सा आता है तो मैं सामने वाले को कभी मार भी देता हूँ। ऐसा ही एक हादसा 2-3 दिन पहले एक मेरे साथ हुआ था। नम्रता नाम की एक लड़की थी हमारी क्लास में। उसने मतलब मेरे से चौक बहुत अजीब रूडली तरह से छीनी थी। वो छुट्टी टाइम का समय था, तो मेरे को उस वक्त बहुत गुस्सा आ रही थी। उसने मेरी चौक भी तोड़ दी थी। फिर मैंने उससे बदला लेने के लिए उसके पैर पर पैर रख दिया। अब उसे भी गुस्सा आ गई, उसने मेरे को मार दिया। हम दोनों की भयंकर वाली लड़ाई चली। फिर एक मयंक नाम का लड़का था और हमारी जो भी पैदल और साइकिल जाने वाले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि लड़की से पिट गया। आमतौर पर क्योंकि मैं लड़कियों को ज्यादा मारता नहीं हूँ, उस वक्त ज्यादा ही गुस्सा आ गई थी तो मैंने मार दिया था। तो मयंक नाम का लड़का बहुत ज्यादा मेरे को चिढ़ा रहा था और
स्कूल के बच्चों को बता रहा था। तब जब वो साइकिल लेके जा रहा था, मैंने उससे कहा, मयंक ज्यादा मत करो, मैं सर से कह दूंगा। वो कह रहा था आजा लड़ रहा है। मैंने उसकी साइकिल ठोक दी। वो कह रहा था आजा लड़ रहा है। वो एक हाथ मारा ना, उड़ता हुआ पड़ेगा। मैंने कहा भाई सॉरी, मतलब मेरा थोड़ा बहुत गुस्सा तो शांत था ही। तो मैंने उसे सॉरी बोला, लेकिन थोड़ा बहुत अंदर से गुस्सा भी आ रहा था। जब मैं जा रहा था तो वही लड़की जिसने मेरे को मारा था, उसकी साइकिल मेरे को दिखी। मैंने उसकी साइकिल पे लात मार दिया। अगले दिन उसने कहा कि अब देखो मैं तुमसे कितना भयंकर वाला बदला लेती हूँ। उसने मेरे मतलब छुट्टी टाइम में मेरे पास आई। उसने पूछा तुमने मेरी साइकिल पे क्यों मारा था। मैंने उससे थोड़ी माफी मांगी। मुझे अपने गलती पे भी मतलब थोड़ा अफसोस था। मैंने बेवजह उसके पैर पे पैर रखा, और मैंने उसे सॉरी बोला। उसने भी मेरे पैर पे पैर रखा, उसने भी सॉरी बोल दिया। तब से हम लोग लड़ाई ज्यादा नहीं करते। धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। जैसा कि आपने हमें जो किस्सा बताया था वह बहुत ही मजेदार था। वह ऐसा हर एक बच्चे के साथ होता ही है। क्लास में कभी कभार अपनी आपस में तू मैं हो ही जाती है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। और आपकी प्रस्तुति सर्वश्रेष्ठ थी। वैसे हमें किसी के साथ लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जो संबंध होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो अब मैं अगले प्रतिभागी कुमारी खुशी अटवाल, कक्षा 7 से, नानकमत्ता उधम सिंह नगर, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है मेरे प्रिय शिक्षक। माँ शारदे को नमन करते हुए, मेरा नाम खुशी अटवाल है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। मेरा विषय है कि मेरे प्रिय शिक्षक। तो मेरे प्रिय शिक्षक भुवन सर हैं, जो कि हमें मैथ्स पढ़ाते हैं। मुझे उनका पढ़ाया बहुत अच्छा लगता है, और वो एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाते हैं, और उनके पढ़ाने के तरीके भी बहुत अच्छे हैं। और वो मतलब अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती तो छुट्टी के बाद रुक के भी क्लियर करते हैं। तो मुझे उनका पढ़ाया बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे समझ में भी आता है। और वो हमारे साथ बहुत मजाक वगैरह भी करते हैं। और बस इसके साथ अपनी वाणी को विराम। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि आपके प्रिय शिक्षक आपके गणित के टीचर हैं, तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी दीदी हरमनदीप कौर, कक्षा 7, नानकमत्ता उधम सिंह नगर से। हरमनदीप दीदी। जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है एक दिन जब मुझे डांट पड़ी। ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए, मेरा नाम हरमनदीप कौर है। मैं कक्षा 7वीं की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानकमत्ता की निवासी हूँ। जैसे कि मेरा टॉपिक है कि भैया, क्या आप मेरा टॉपिक दोबारा दोहरा सकते हैं? जी, आपका विषय है एक दिन जब मुझे डांट पड़ी। जी, जैसे कि मेरा टॉपिक एक दिन जब मुझे डांट पड़ी। मुझे डांट परसों पड़ी थी मैम से मेरी, जब हम लोग लड़ रहे थे क्लास में पीछे बैठ के। वैसे मैं लड़ नहीं रही थी, मुझे मेरे क्लासमेट ने मारा था बहुत तेज, इसलिए मैं उसके साथ लड़ रही थी। तो मेरी मैम ने मुझे बहुत डांटा, और उसके बाद मुझे बहुत अजीब सा लगा, और मुझे बेशरम जैसे महसूस हुआ कि मैम ने मुझे डांटा है और पूरी क्लास मेरे पे हंस रही है। इसलिए उस दिन मुझे बहुत अजीब सा बिहेव हो रहा था, इसीलिए मुझे बहुत अजीब लगा, और पूरी क्लास में मेरे को रोना आ रहा था कि सब मुझे देख रहे हैं। तो ये मेरा सबसे गंदा दिन था, और मैम ने उस दिन मुझे बहुत डांटा था। धन्यवाद। और इससे मुझे ये सीख मिलती है कि मुझे किसी के साथ लड़ना नहीं चाहिए। जी धन्यवाद, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी नम्रता भमौरे, कक्षा 8, खंडवा, मध्य प्रदेश से। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी नम्रता दीदी, आप तक हमारी आवाज, आपकी आवाज हम तक आ रही है। आपका विषय है यदि मैं तितली होती। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं
ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मैं बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान उदय किरोला सर जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा स्नेह वंदन। मेरा नाम कुमारी नम्रता भमोरे है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरी शाला का नाम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया हरसूद जिला खंडवा मध्य प्रदेश है। मैं नया हरसूद की निवासी हूँ। जैसा कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला में मेरा विषय है यदि मैं तितली होती तो मैं हर बात की सैर करती, बहुत ऊपर उड़ती, हर जगह जाकर वहां की सैर करती, नए नए फूलों का रस पीती और बहुत उड़ती, बहुत मजे करती, अपने उड़ने का फायदा उठाती, अपने सुंदरपन का किसी के हाथ में नहीं आती, सबको अपने तरफ आकर्षित करती और मैं अपने सुंदर होने का बहुत फायदा उठाती और बहुत मजे लेती। अलग अलग फूलों के पास जाती, अलग अलग बागों में जाती, उनकी सैर करती, अलग अलग फल खाती, उनका रस पीती, फूलों का रस पीती और बहुत से अच्छे अच्छे कार्य करती। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती। जी धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। हमारी कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में एक कविता थी, अब वह मुझे याद नहीं है, लेकिन वह भी एक तितली से संबंधित थी। आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। अब मैं मंच पर बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ श्रीमान आकाश शाश्वत सर को। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दांत। सबसे पहले प्रिय दांत को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में संगीत नाटक अकादमी दिल्ली से श्री हरसिंह मनराल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय श्रेजल और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे प्रिय कुशाग्र, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, सुमित जी, अशोक जी, उमेश गंगा नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्रिय बच्चों। त्वरित भाषण जो कि मात्र हमारी जागरूकता का प्रमाण है, अर्थात हम कितने जागरूक हैं, हम कितने संवेदनशील हैं, इससे ही तय होता है हम प्रस्तुति कैसे करेंगे। एक मासिक परीक्षा की भांति होता है त्वरित भाषण। तत्काल विषय मिला और हमें उस पर बोलना है। तो मेरा तो बच्चों से ये कहना है कि वो जितना बोल पाए रिपीटेशन कम से कम करें, दोहराव नहीं होना चाहिए। दोहराव यदि किसी उद्बोधन में हो गया तो बहुत कमजोर उद्बोधन हो जाता है। तो इसलिए जितना भी बोलना है बोले, और अपने पाठ्य पुस्तक के इतर साहित्य की किताबें, सामान्य ज्ञान की किताबें जरूर पढ़ें, समाचार पत्र पढ़ें, टीवी में समाचार जरूर देखें, तो निश्चित रूप से हमारा सामान्य ज्ञान बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो ये त्वरित भाषण कार्यशाला है, यह त्वरित विषय पर दिए गए जो वाद विवाद भी होता है, यह प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने सजग हैं। और जो बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ज्यादा भाग लेते हैं वो बहुत अच्छा कर पाते हैं। और यदि हमें कोई विषय मिला और विषय मिलने के बाद मात्र ये नहीं होता है कि हमने उस विषय से संबंधित एक सच्ची घटना का वर्णन कर दिया जो खुद में बीती है, हम उसको भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमें और कुछ भी ऐड ऑन करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। जहां तक गुस्से की बात है, ये सामान्यतः
व्यक्ति के बुद्धि और विवेक दोनों पर आक्रमण करता है। व्यक्ति बुद्धि शून्य भी होता है, विवेक शून्य भी होता है, गुस्से की अधिकता के कारण। तो बहुत सामान्य सा उपाय है कि चुप रहो। गुस्से में जो चुप रह गया, समझ लो उसने गुस्सा पी लिया और उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। और जिसने बोलना शुरू कर दिया तो वो ऐसा बोलेगा जैसे कोई पागल बोलता है, क्योंकि पागलपन के गुण ही प्रकट होते हैं गुस्से के अंदर। गुस्सा एक तूफान की तरह होता है जो आता है और बहुत कुछ नुकसान करके चला जाता है। जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, निश्चित रूप से उसने अपने जीवन को बड़ा सुंदर बना लिया। प्यारे बच्चों, बहुत सारी घटनाएं होती हैं जीवन में। हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है, हमें लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है, हमें कम आंका जा रहा है, हमें कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है। पेड़ देखा है? पेड़ जब हम बीज को जमीन में बोते हैं तो बहुत दिनों तक वो बीज जमीन के अंदर रहता है, और जो बीज जमीन के अंदर जितना दिन ज्यादा रहता है और बाद में निकलता है, वो उतना ही बड़े दरख्त के रूप में हमारे सामने आता है। सहनशीलता, संयम, धैर्य, ये वो गुण हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं, हमें उच्चतम स्थान तक पहुंचाते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के सुख में सुखी होना एक सामाजिक प्राणी का दायित्व है। ये नहीं कि सामने वाला दुखी और हम खुश हो रहे हैं। ये मानवता नहीं, इसको पशुता कहा जाता है। यदि देखा जाए तो पशु भी एक दूसरे के दुख में बहुत दुखी होते हैं, ऐसा नहीं है। प्रेम, स्नेह, करुणा, ये सब देवत्व के गुण है, और प्रेम से बड़ी तो कोई वस्तु ही नहीं इस दुनिया में। प्रेम तो ऐसा है कि उससे हम अपने दुश्मन को भी अपना मित्र बना सकते हैं। और दुखों का सबसे बड़ा मूल कारण अपेक्षा, आशा। प्यारे बच्चों, त्वरित भाषण के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती, लेकिन निरंतर तैयारी की जरूरत होती है। जैसे मैं प्रतिदिन कहता हूं, प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं हो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हुए, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, उनके जीवन में कष्टों की संख्या बढ़ जाती है। शिक्षा वह शस्त्र है जो रंक को भी राजा बना सकता है, और शिक्षा के अभाव में राजा भी रंक बन सकता है। अंबेडकर जी ने भी कहा है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। वास्तव में शिक्षक विहीन मानव को पशु के समान ही माना जा सकता है। शिक्षा बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है तो त्याग और समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ो। व्यसन मुक्त जीवन जियो। बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब, ये तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। अरे जहर तो मात्र व्यक्ति के शरीर का नाश करता है, शराब तो उसकी आत्मा तक को मार डालती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, उसको पशु से भी गहरा बना देती है। व्यसन मुक्त समाज का निर्माण और चरित्र निर्माण आज की दो जरूरतें हैं। अरे जिस देश के नागरिक व्यसन मुक्त होंगे, जिस देश के नागरिक सच्चरित्र होंगे, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी से व्यसन मुक्त समाज निर्माण का आह्वान करते हुए और संत कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, धन्यवाद। आपका बहुत आभार। आपने हम बच्चों को बहुत ज्यादा आशीर्वचन दिए जिससे हमारा काफी मार्गदर्शन हुआ। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी आयुषी श्रीवास्तवा, कक्षा 10, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। क्या आयुषी दीदी आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भैया, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। आपका विषय है स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है टॉफी, चॉकलेट व मिठाई। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शामू, अमेठी, उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला में मेरा विषय है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है टॉफी, चॉकलेट और मिठाई। तो हम सभी जानते हैं कि जो जितने छोटे बच्चे हैं सबको ये सब चीजें बहुत पसंद है, सब बहुत खाते हैं। और ये सारी चीजें मीठी होती हैं और इनसे हमारे दांत खराब हो जाते हैं। इसका सही उदाहरण मेरा भाई आयुष है। वो बचपन में और वो और छोटा था, तो इसे शुरू में सब लोग इतना चॉकलेट, इतना मीठा खिलाने लगे, तो जो है इसको इतना दुलार देने लगे, चॉकलेट देकर, सब कुछ देकर। तो ये जो है उसी में अब भी इसको बहुत पसंद है। इसके सारे आगे के दांत खराब हो चुके हैं लेकिन ये फिर भी खाता है। और इसीलिए बच्चों को कभी भी नहीं देना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें कोई शांत करवाना होता है तो क्या करते हैं, टॉफी, चॉकलेट पकड़ा दिया या मिठाई पकड़ा दी, लो बेटा खा लो, तो शांत हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें अदर एक्टिविटीज करानी चाहिए, लेकिन इस तरीके से कभी भी शांत नहीं करवानी चाहिए। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, दांतों में चिपक जाता है और काफी हानि पहुंचाता है हमारे शरीर को। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ दादा उत्कर्ष सती, पंतनगर, उधम सिंह नगर से। क्या वे हमारे बीच उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है क्यों जरूरी है लड़कियों का पढ़ना। जी धन्यवाद। बाल प्रहरी के सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उत्कर्ष सती है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम कैंपस स्कूल पंतनगर है और आज मेरा शीर्षक है क्यों जरूरी है लड़कियों का पढ़ना। देखिए, आज आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसमें सभी लड़का लड़की को बराबर सम्मान दिया जाता है। अब पहले तो ऐसा नहीं था। पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते थे, कहते थे कि तुम्हारी तो शादी होने वाली है, पढ़ लिख कर क्या करोगी। और पहले उतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे। जैसे मैंने अपनी बुक में पढ़ा है उसमें लिखा है कि उस समय उतने पैसे नहीं थे, उतनी अच्छी टीचर्स नहीं थी, स्कूल बहुत दूर थे और उसमें ज्यादा लड़कों को प्रेफरेंस मिल जाती थी, क्योंकि लोग कहते थे कि लड़कियों की तो शादी होने वाली है, लड़कियों की शादी हो जाएगी, उनका पढ़ लिख कर कोई फायदा नहीं है, इसलिए लड़कों को वहां भेज देते थे। और आज की पीढ़ी में लड़कों और लड़कियों को बराबर सम्मान दिया जाता है। लड़कियां भी आजकल ऑफिसर बन रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, आर्मी की भर्ती निकल चुकी है जिसमें लड़कियां आर्मी ऑफिसर बनती हैं और दोनों को ही बराबर सम्मान दिया जा रहा है। और अब तो हमारी प्रेसिडेंट भी जो द्रौपदी मुर्मू हैं, वो भी एक औरत ही हैं और वो दिखाती हैं कि जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों से आगे बढ़ सकती हैं और देश का नाम रोशन कर सकती हैं। जी धन्यवाद।
जी धन्यवाद। आपने हमें हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि लड़कियों का पढ़ाई करना किस लिए जरूरी है। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री दादा चेतन चंद, कक्षा 8 से हैं, नानक मत्ता, उधम सिंह नगर से। क्या चेतन दादा हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है कि यदि मुझे एक दिन बादशहरी का मालिक बना दिया जाए तो। स्वागत है। सबसे पहले मैं माँ सरदे को नमन करते हुए, मेरा नाम चेतन चंद है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है और मेरा विषय है यदि मुझे बाल प्रहरी का मालिक बना दिया जाए तो। यदि अगर मुझे बाल प्रहरी का मालिक बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले बच्चों की कविताओं की कवि सम्मेलन करूंगा, क्योंकि मुझे कविताएं सुनना एवं पढ़ना बहुत पसंद है और बच्चों की रचनाओं में बहुत सी बाल प्रहरी की बाल प्रहरी में पब्लिश करूंगा और बच्चों का मनोरंजन भी कराऊंगा। और शाम को मैं फिर दोबारा से फिर ऑनलाइन क्लासेस में फिर से कार्यशाला में जुड़ूंगा और फिर से उनके साथ मनोरंजन की बातें और उनसे कुछ ज्ञान भी लूंगा और ज्ञान भी दूंगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं बड़े ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हर्षिय मनराल जी। आप संगीत नाटक अकादमी दिल्ली से हमारे बीच है। सर, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो बच्चों के लिए त्वरित भाषण कार्यशाला बाल प्रहरी का 628वां ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं सभी अतिथियों, सम्मानित व्यक्तियों और बाल प्रहरी के संपादक अजय किरौला जी को नमस्कार करता हूं और एवं सभी बाल प्रतिभागियों को मेरा स्नेह भरा आशीर्वाद। मैं उदय किरौला जी का तहे दिल से भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मेरी पहले ही ऑनलाइन मीटिंग में मुझे एक सेलिब्रिटी के तौर पर देखा। बच्चों के लिए किए जा रहे उनके द्वारा कार्य एक मजबूत सामाजिक नींव की रचना करते हैं। उनके द्वारा किया गया कार्य उत्कृष्ट है, क्योंकि आज हमारे समाज में व्यवहारिक जीवन में बहुत प्रदूषण है, जिसका कारण मुख्यतः मैं शिक्षा को भी ठहराया जा सकता है। पहले के पूर्व के शिक्षण में नैतिक शिक्षा का जोर अधिक हुआ करता था। एक बकायदा एक पाठ्य पुस्तक होती थी, पेपर में आता था, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वानों की कहानियां हुआ करती थी, जो विद्यार्थियों के व्यावहारिक जीवन के सानी हुआ करते थे। शिक्षा अर्थात जीवन का प्रारंभिक भाग, या अथवा यूं कह लीजिए गुरुकुल। प्यारे बच्चों, आपने बाल कक्षाओं में आपके अध्यापकों ने एक चीज कही होगी जो मुझे कही गई थी। एक संस्कृत का एक छोटा श्लोक है कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथै विचौ अल्पहारी सदाचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अब इसके अर्थ तो कोई भी बता देगा, लेकिन इन अर्थों को विद्यार्थी किस प्रकार अपने शैक्षिक जीवन में अमल में ला पाता है, यह बहुत जरूरी है। अर्थात श्लोक के इन 5 गुणों को विद्यार्थी के लिए एक अनिवार्यता रूप में रखा गया है। अब इसके काग चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, किस तरह वह आपके हाथ से रोटी को छीन लेता है और आप अवाक से रह जाते हैं और उसको भगा भी नहीं पाते हैं। और उसकी चतुराई कि किस तरह एक पाठ्य पुस्तक में हमने पढ़ा था कहानी में कि घड़े
घड़े के तले के पानी को वह कंकड़ डाल के कैसे पानी को ऊपर ले आता है। आपने भी ये कहानी सुनी होगी। बको ध्यानम, बगुले का ध्यान। जब बगुले को हम अक्सर झील किनारे या ताल तलैया नदी के पर देखते हैं तो हम सोचते हैं यह आराम कर रहा है या सो रहा है। दरअसल वह सो नहीं रहा होता है, वह इस ध्यान में होता है कि किस समय मछली को मैं इतनी करीब आ जाए कि मैं उसको पकड़ के अपना भोजन करूं। उस ध्यान में वो लगा रहता है। आपको भी ठीक उसी तरह उस ध्यान को तब रखना है जब टीचर आपको कोई चीज समझाते हैं। बको ध्यानम, बगुले का सा ध्यान। श्वान निंद्रा, श्वान माने कुत्ता, उसकी नींद आपने देखा होगा कि जैसे ही उसके अगल बगल में क्षणक होती है तो वो आंखें खोल देता है। तो उसी प्रकार विद्यार्थी को भी उनके अभिभावकों द्वारा पुकारने पर या उनके शयन होने पर, उनको जगाने पर एक आवाज में उठ जाना चाहिए। यह विद्यार्थी के जो लक्षण हैं वह बताते हैं। श्वान निंद्रा, अल्पहारी। अल्पहार का मतलब भरपेट भोजन है। हम बड़े लोग भी जब भरपेट भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे काम करने की क्षमता को ढेस लगता है और हम आराम फरमाने या सोने की कहते हैं। तो इसलिए विद्यार्थी को अल्पाहार का सेवन अनिवार्य बताया है। यदि आप बच्चे ज्यादा भोजन, भरपेट भोजन कर लेंगे और उनको कोई जरूरी कार्य करना है, होमवर्क करना है या पेपर की तैयारी करनी है और उसे नींद आ रही है तो वो कहीं न कहीं बच्चे को हानि पहुंचाएगा। काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथा विचो अल्पहारी सदाचारी। विद्यार्थी को सदा उसी व्यवहार के साथ रहना चाहिए जो व्यवहार वह अपने गुरु, हर मनुष्य के साथ, हर व्यक्ति के साथ उसी व्यवहार करना चाहिए जो व्यवहार वह अपने माता पिता व गुरुओं के साथ करता है। श्वान काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथा विचो अल्पहारी सदाचारी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये 5 लक्षण आप विद्यार्थी में, मैंने देखा है बहुत बच्चों में ये सभी लक्षण नहीं होते हैं और जिन बच्चे में यह 5 लक्षण पाए जाएंगे उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूंगा। इसका मूड कल से ही मैं ऑनलाइन कार्यक्रम से ही मेरा बना हुआ है। जब एक प्रतिभागी को शीर्षक दिया गया था कि काश में चिड़िया होती और वह प्रतिभागी शामिल नहीं हो पाया था, तभी से मैं अपनी इस कविता को सुनाने के लिए व्याकुल हूं। तो मेरी संजोई हुई यूं रचनाओं के एक कविता संग्रह ही आने वाला है। उसी में से मैं अपनी यह एक कविता कि काश में चिड़िया होती आपको सुनाता हूं और इसका शीर्षक रखा है मैंने मन पंछी की अभिलाषा। दरअसल मन क्या होता है, पंछी भी होता है और बच्चा भी होता है। जितने भी यहाँ पर बड़े लोग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं इस समय वो सभी बच्चे हैं। उनका मन, सभी का मन इस समय बच्चा हो गया है। तो बच्चों की बातें हो रही हैं, बच्चों के बारे में हो रही हैं और बच्चों की प्रतियोगिता है, बाल प्रहरी का है। तो जो इस समय जितने भी व्यक्ति इस आयोजन को देख रहे हैं उन सभी का मन इस समय बच्चा है। अब मैं आपको अपनी एक रचना सुनाता हूं, मन पंछी की अभिलाषा, जो कल के शीर्षक से काश अगर मैं चिड़िया होती है से है। तो काश अगर मैं चिड़िया होती, पल भर में लेती गगन को चूम और चाहे दाहिन को उड़ जाती, बाएं लेती चाहे घूम। न होती दाने की फिक्र
ना ही उसे पकाने की, और अपना वाहन खुद ही होती, तकलीफ न आने जाने की। कच्चे ही घरौंदे बनाती, कच्चे ही घरौंदे बनाती, ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर, और पास पास धरती होती, अपना ही होता अंबर। यह तो यूं तो वह तिनकों का होता, यूं तो वह तिनकों का होता, तेज धूप आंधी सह लेता, बिखरने पर भी गम न होता, बदले में नया घर जो होता। ना कश्ती से नदियां तरती, ना कश्ती से नदियां तरती, कांटों पर भी चलती, गर्मी हो या जाड़ा बहुत, कभी न वस्त्र बदलती, उठ जाता जब मन का पंछी, समय की ना करे फिकर, देख सुहाना मौसम चलती, उसी ओर फैलाए पर। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं बाल प्रहरी संपादक अजय किरोला जी को, जिन्होंने मुझे अपने इस मीटिंग में सम्मिलित करा। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा अपना भाषण दिया और सभी ने बहुत अच्छा दिया। मैं कल के भाषण में भी था और खास करके नम्रता भमोरे खड़वा से जो आई हैं, उन्होंने तितली पर अपनी छोटी सी व्यक्तित्व में तितली के सभी गुण गिनवा दिए। और चेतन क्या नाम है, चेतन मलिक जो है, उन्होंने भी बहुत अच्छा अभिभाषण दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इसी तरह आपके प्रोग्राम देखता रहूंगा, आपसे आगे भी मिलता रहूंगा। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार जी, धन्यवाद सर। आपने हम नन्हे नन्हे बाल मित्रों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आपने हमको बहुत कुछ सिखाया। हम उसको अपने जीवन में अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी शीतल जोशी, कक्षा 8 से, नानकमत्ता उधम सिंह नगर। क्या दीदी हमारे बीच उपस्थित है? जी शीतल जोशी दीदी। जी मैं उपस्थित हूँ। शीतल दी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है। आपकी आवाज अच्छे से नहीं सुनाई दी, क्या आप दोबारा बताएंगे? जी, कुछ बच्चे कक्षा में शैतानी करते हैं। शायद मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। आप अपना माइक बंद कर लो थोड़ी देर पहले। शीतल जी माइक बंद करो फिर सुनो। जी, आपका विषय है कुछ बच्चे कक्षा में शैतानी करते हैं। जी, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शीतल जोशी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मैं नानामत्ता पब्लिक स्कूल नानामत्ता में पढ़ती हूँ। तो जैसे कि मेरा टॉपिक है कुछ बच्चे क्लास में शैतानी करते हैं। जी, तो कुछ बच्चे क्लास में हर क्लास में ऐसे बच्चे होते ही हैं जो शैतानी करते हैं, चाहे पूरी क्लास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें बच्चे कितने अच्छे क्यों ना हो, शैतानी हर बच्चे करते हैं। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो शैतानी करते हैं, जो पूरी क्लास को परेशान कर देते हैं। कभी कभी टीचर आगे पढ़ा रहा होता है और ज्यादातर शैतानी करने वाले बच्चे पीछे ही बैठे होते हैं। तो कभी कभी पीछे आगे टीचर पढ़ा रहा होता है और वो पीछे बैठ के शैतानियां करते हैं, जिस वजह से पूरी क्लास को प्रॉब्लम होती है और दिक्कत होती है। कभी कभी टीचर की आवाज नहीं पहुंच पाती या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है उन बच्चों की वजह से। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपका प्रयास बहुत अच्छा था। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी सोनम भारती, कक्षा 8 से, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, सोनम दीदी, आपका विषय है यदि मुझे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का वार्डन बना दिया जाए। मां शारदा को नमन करते हुए बाल प्रहरी के सभी सम्मानित गुरुजनों को मैं नमस्कार करती हूँ एवं मेरे प्यारे साथियों को, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए।
तो मेरा नाम सोनम भारती है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, जनपद जोगिया सिद्धार्थ नगर। मेरा विषय है कि जब मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का वार्डन बन जाऊं, तो जब मैं अपने विद्यालय की वार्डन बन जाऊंगी तो मैं बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान रखती, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसका भी ध्यान देती। बच्चों को जो कमियां होती, बच्चों को जो परेशानियां होती, वो आके हमसे कहते, हम उनके समस्याओं का समाधान करते। और बच्चों को जो कमियां होती वो आके हमसे कहते, तो हम उनको पूरा करते। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी, आपका प्रयास बहुत अच्छा था। अब मैं जब बच्चा प्रस्तुति दे रहा हो तो अभिभावक कृपया पीछे से अपना उसको ना बताए, जैसा भी होगा उसको बोलने दिया जाए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी मेघा पंत, कक्षा 9 से, फुलचौड़ नैनीताल से। दीदी मेघा पंत। जी दीदी आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है मेरे स्कूल का अनुशासन। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए, मेरा नाम मेघा पंत है, मैं कक्षा 9 की छात्रा अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज फूलचौड़ से। जैसा कि मेरा विषय है यदि मेरे स्कूल का अनुशासन, हमारे स्कूल में, हर स्कूल में अनुशासन होता है और अनुशासन बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है और हमें हमेशा अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन अर्थात जो समय, जैसे हमें कोई समय दिया होता है उस समय पे हमको उस चीज का पालन करना है। जैसे स्कूल में घंटी लगते ही हमें कक्षाओं में आना है, घंटी लगते ही हमें प्रेयर मतलब प्रार्थना की जो स्थान है, प्रार्थना स्थल, वहां पे पहुंचना है। एक घंटी अनुशासन का सबसे एक मूल है। घंटी हमें अनुशासन सिखाती है, मतलब घंटी जैसी घंटी हमें बताती है कि हमें क्या करना है, कौन सा पीरियड है, अब कहाँ को जाना है, कहाँ आना है। और अनुशासन का जो पालन करता है वो आगे जाता है, क्योंकि अनुशासन ही हमें बढ़ना सिखाता है आगे को। किसी भी विद्यालय में अनुशासन होना अति आवश्यक है, क्योंकि जहाँ अनुशासन नहीं होगा वो जो है स्कूल विकसित नहीं होता। हर स्कूल में अनुशासन बहुत ही अनिवार्य है। सुबह जो हम सुबह उठते हैं, जल्दी उठना, वो भी एक अनुशासन अर्थात नियम। हम जो नियम पालन करेंगे, सुबह उठना, जैसे हम आज जल्दी उठना एक अनुशासन का नियम आ जाएगा। स्कूल जल्दी जाना, ये भी अनुशासन में आएगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आयकर विभाग अहमदाबाद से श्रीमान श्यामप्रसाद पांडे सर, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रिय विधान जोशी जी। और जैसा आपने बताया, आपका ये छठा अवसर है संचालन का, बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपके कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास के लिए। आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। आपका आज का त्वरित भाषण का विषय है सैनिक स्कूल में पढ़ने क्यों जाना चाहते हैं। आप सैनिक स्कूल में पढ़ने क्यों जाना चाहते हैं? जी धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मां शारदी को नमन करते हुए मैं इधांत जोशी, कक्षा 6 का छात्र, आप सबके बीच
आज का मेरा त्वरित भाषण के विषय पे अपनी प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। मेरा विषय है मैं सैनिक स्कूल में पढ़ने क्यों जाना चाहता हूँ। जी, मैं सैनिक स्कूल में पढ़ने जाने का कोई ऐसा विशेष कारण किसी का नहीं होता है। मेरी एक इच्छा थी कि मैं सैनिक स्कूल में पढ़ने जाऊं, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है कि मेरे को बड़े होकर अपने देश के लिए कुछ करना है और मेरा लक्ष्य है कि मैं सेना में जाकर अपने देश के लिए सीडीएस का जो पद होता है, जिसमें जो हमारे पहले के सीडीएस थे, आज के मेरे को भी याद नहीं है, जो हमारे पहले के श्रीमान विपिन सर, तो मेरा उनकी तरह एक सीडीएस बनने का सपना है, जिसको हम सैनिक स्कूल के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से साकार कर सकते हैं। वह हम इसको किसी भी स्कूल के द्वारा साकार कर सकते हैं, परंतु वहाँ एक सैनिक की तरह वहाँ एक बच्चे को ट्रीट किया जाता है। इसलिए मेरा मन है कि मैं वहाँ पढ़ने जाऊं। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आप सैनिक बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और जो हमारी सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा के लिए तैनात होना चाहते हैं। और वहां बच्चों के वैसे ही पढ़ाया जाता है, वैसे प्रशिक्षण दिया जाता है जैसे एक सैनिक को मिलता है। काफी अनुशासन होगा। अच्छा है, सैनिक स्कूल में प्रवेश मुश्किल से मिलता है। इसका मतलब एक और भी है कि वहां पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है। तो आपको दोहरी बधाई कुशल संचालन के लिए और सुंदर प्रस्तुत के लिए। मित्रों, आज इस कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष और संचालक को मिलाकर 13 बच्चों को प्रस्तुतियां देनी थी, प्रतिभागियों को अपनी बातें बतानी थी और त्वरित भाषण कार्यशाला पर उनको विषय दिए गए, उन्होंने बताया। सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और कुछ बच्चे तो अपने विषय पे इतना स्वाभाविक ढंग से बोले कि जैसे उनके साथ और सही में उनके साथ वो घटना घटित हुई थी और उसका उन्होंने बड़ी बेबाकी से बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया। बहुत सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुमारी शेजल सिंह हैं, जो कक्षा 10 की छात्रा हैं और वो उनका लक्ष्य है कि वो सैनिक स्कूल में चयन हुआ तो वो डॉक्टर बनना चाहती हैं और डॉक्टर बनकर के देश की सेवा करना चाहती हैं। जीवन में उनका लक्ष्य है डॉक्टर बनने का और डॉक्टर बन करके गरीबों की सेवा मदद करना, ये उनका लक्ष्य है। बहुत ऊंचा लक्ष्य है, अच्छा लक्ष्य है। मेरी शुभकामनाएं कि वो डॉक्टर बने आगे चल करके। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है कि आपके इंटरमीडिएट में बोर्ड में बहुत अच्छे अंक आने चाहिए और बहुत अच्छे अंक आने के बाद आपको मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलता है। उसमें एक से एक पर आजकल तो परसेंटाइल चलता है। 100 परसेंटाइल के बच्चे मिल जाएंगे, 99 के मिल जाएंगे, 98 के मिल जाएंगे और उन सबसे compete करना काफी मुश्किल होता है। और PMT तो होता ही है, प्री मेडिकल टेस्ट वगैरह सारी बहुत सारी चीजें हैं, मगर आपका लक्ष्य है तो आप निश्चित रूप से उसे पा लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कुशाग्र राठौड़ हैं, जो कक्षा 7 के छात्र हैं उधम सिंह नगर से। उन्हें अपनी अभी प्रस्तुति देनी है। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उनका। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री हरसिंह मनराल जी हैं, जो संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली से, और आप कल भी जुड़े थे और कल भी आप बोलना चाह रहे थे। तो आपने एक बड़ी सुंदर कविता सुनाई, मन पंछी की अभिलाषा, काश अगर मैं चिड़िया होती। और उस कविता को बड़े हाव भाव से सुनाया, स्वयं लिखा है, स्वरचित कविता है। मैं आपको सुंदर कविता के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ मुख्य अतिथि महोदय।
और आप शुरू से जुड़ गए, अभी भी जुड़े हुए हैं। आपने अपने संबोधन में बताया कि बच्चों द्वारा किया गया कार्य सामाजिक नींव का निर्माण करता है। शिक्षा जीवन का प्रारंभिक भाग है। और आपने बड़ा सुंदर श्लोक सुनाया जो हर बच्चे को कंठस्थ होना चाहिए और हर बच्चे को जीवन में उसी हिसाब से बनने का प्रयास करना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यारथिना पंच लक्षण। 5 लक्षण है विद्यार्थी के। काक चेष्टा, कौवे की तरह प्रयत्नशील होना चाहिए। कोई चीज बार बार गिर जाती है, अगर रोटी का टुकड़ा उसकी चोंच से गिर गया तो बार बार उसे उठाता है। प्यास लगी है तो घड़े के तल में थोड़ा पानी है तो कंकड़ इकट्ठा करके डालेगा, पानी ऊपर आ जाएगा, पी जाएगा। आप चेष्टा बको ध्यान। बगुला आप लोगों ने देखा होगा घंटों बैठा रहता है ध्यान लगाए और तब जाकर उसको कोई मछली दिखाई देती है, उसको पकड़ता है। और कुत्ता कभी सोता नहीं गहरी नींद में, हमेशा जग जाता है। तो वैसे ही बहुत ही हमेशा सजग रहना चाहिए। ज्यादा नींद सोने से विद्यार्थियों को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, सोने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। खाना भी कम खाइए, क्योंकि खाना अगर आप ज्यादा खाएंगे, जरूरत जितनी भूख है उसका 80% खाइए। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो नींद बहुत आएगी। और गृह त्यागी, ये पुराने समय का श्लोक है, जब बच्चों को घर छोड़ करके जाना पड़ता था गुरुकुल में पढ़ने के लिए, ऋषि के यहाँ जाकर पढ़ना होता था, गुरुकुल हुआ करते थे। लेकिन आज भी अच्छी हायर एजुकेशन के लिए अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं 12वीं के बाद, तो कोई जरूरी नहीं कि आपके शहर में आपको प्रवेश मिल जाए। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज दूर हो सकता है, इसलिए गृह त्यागी भी बनना पड़ता है। ये 5 लक्षणों को आप अपने ऊपर, हम सभी को, अपने सारे विद्यार्थियों को कोशिश करनी चाहिए उतारने के लिए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं और उन्होंने इस बात को एक बार फिर से रेखांकित किया कि बच्चे निरंतर प्रयत्नशील हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार मुख्य अतिथि महोदय। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी हर रोज जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। और ये बात बार बार कहते हैं कि बच्चों को आप बोलिए, जो भी त्वरित विषय दिया गया है, त्वरित भाषण का विषय दिया गया है, लेकिन उसमें रेपिटेशन या दोहराव नहीं होना चाहिए। आप कम बोलिए, चुनी हुई चीजें बोलिए, लेकिन उसको दोहराइए नहीं। और ये कार्यशालाएं मासिक परीक्षा की तरह होती हैं। पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़ें और ये जो क्रोध है इस पर नियंत्रण रखें। सहनशीलता, संयम, धैर्य हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। प्रेम, स्नेह, करुणा देवत्व के गुण हैं और शिक्षा ही रंग को राजा बना देती है। तो शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बहुत ऊपर अगर जाना है तो जितने ऊपर जाना है उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सजग रहना पड़ेगा। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा। उनकी सुंदर रोचक टिप्पणियां आ रही हैं, बच्चों का मार्गदर्शन कर रही हैं। देखिए, उनकी टिप्पणी आ गई, मेरे लिए भी आ गई। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय नेगी जी के प्रति। अभी आज तो समय भी है, आशीर्वचन भी देंगे। अभी 8:01 हो रहे हैं, समय ही समय है। उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें से जो कुछ नाम पटल पर आए उस प्रकार है। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमेश जोशी जी,
आदरणीय प्रतिमा यादव मैडम सिद्धार्थनगर से, आदरणीय विनय कुमार जी खंड शिक्षा अधिकारी, आदरणीय संतोष मालवीय जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन जुड़ते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य हो जाता है और अभिभावक बच्चों को प्रेरित करते हैं और उत्साहित करते हैं। आज भी अभिभावक जुड़े हुए हैं, बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। मैं उनके सहयोग के प्रति, उनके सहयोग के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक से एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अब त्वरित भाषण कार्यशाला तो महीने में 1-2 बार हो ही जाती है, लेकिन बहुत तरह की कार्यशाला है। जैसे गणित की कार्यशाला है, अभिव्यक्ति कार्यशाला है, पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ाने की कार्यशाला है, अपना प्रिय पाठ, शिक्षक बन करके पाठ पढ़ाने की कार्यशाला। ऐसी ऐसी नई नई कार्यशालाएं हैं, चुनौती भरी कार्यशालाएं हैं, जो बच्चों के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास करती है। किरोला जी के इन प्रयासों को मैं कोटसा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने वाणी को विराम देते हुए मैं मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री विधान जोशी जी को सौंपता हूँ। विधान जोशी जी आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद सर, आपका आभार। आपने हमारे बाल प्रहरी के बाल मित्रों का मार्गदर्शन किया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ दादा कुशाग्र राठौर, कक्षा 7 खटीमा उत्तर प्रदेश से। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, पहले आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दीजिए, फिर मैं आपको आपका विषय बताता हूँ। जी धन्यवाद। मैं मां शारदे के चरणों में वंदन करता हूँ। मेरा नाम कुशाग्र राठौर है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राम कुमारी अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खटीमा है। मैं सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि श्री हर्षिंग मनराल जी, आप संगीत एवं नाटक अकेडमी दिल्ली से हैं। मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और आज के विशिष्ट अतिथि बहन सेजल सिंह जी, आप कक्षा 10वीं की छात्र हैं और मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और आज के कुशल संचालक करते हुए मेरे भाई ईदांत जोशी जी, आपका छठवां संचालन है और आप बहुत ही अच्छा संचालन करते हैं, जिसलिए मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज सभी को पता है, आज हम यहाँ पर त्वरित भाषण के लिए एकत्र हुए हैं। त्वरित भाषण में शब्दों से ही पता चल रहा है, यानी तुरंत दिया गया भाषण। आज के हमारे प्रतिभागियों ने काफी अच्छे भाषण दिए। जैसा कि एक उदाहरण सुमित जी हैं, जिन्होंने अपने भाषण में हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, उन्होंने इस पर काफी अच्छी प्रस्तुति दी। और आज के मुख्य अतिथि जी, आपने हमें सिखाया कि काक चेष्टा भको ध्यानम स्वानंद निंद्रा तथैव अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचक्षम। इस श्लोक से हमारे जीवन में हमारी क्या भूमिका है और हम इससे क्या सीखते हैं। और मैं आपको एक बार बता दूं कि मैं बाल प्रहरी मंच से कैसे जुड़ा। तो मैं बाल प्रहरी मंच से इस प्रकार जुड़ा कि इस बार जो हमारे खटीमा शहर में उदय किरोला जी की 5 दिवसीय अभिव्यक्ति कार्यशाला लगी थी, तो उसमें हमारे स्कूल की नोटिस बोर्ड पे यह नोटिस आई थी। जब मैंने ये नोटिस पढ़ी तो मैंने इसके लिए अपने अध्यापक से इसमें आवेदन किया। उन्होंने मेरा नाम लिस्ट में जोड़ा और मुझे उस 5 दिवसीय कार्यशाला में भेजने का अवसर दिया। उस 5 दिवसीय कार्यशाला में मैंने जुड़ा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा। मैंने वहाँ कविताएं लिखनी सीखी और 5 दिनों में ऐसी कई बातें सीखी जो हमारे पाठ्यक्रम से हटके बहुत ही हमारे लिए जरूरी है और हमारे लिए काफी अच्छी हैं। उसी प्रकार से उदय किरोला जी हमें ये सिखाते हैं कि जरूरी ही नहीं है कि हम अपनी पाठ्य पुस्तक ही पढ़ें, हमें अपने सामान्य ज्ञान और अपने आसपास के ज्ञान का होना जरूरी है। और बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी संवादक उदय किरोला जी का मैं
आभार एवं स्वागत करता हूं कि उन्होंने हम छात्र छात्राओं के लिए ऐसी एक कार्यशाला बनाई जिसमें हमारा पूर्ण मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। इस कार्यशाला में हम ऐसी बातें सीखते हैं जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत मुख्य हैं। हम इसकी ऑनलाइन कार्यशालाओं में जुड़ते हैं, उस ऑनलाइन कार्यशालाओं में जैसे कि त्वरित भाषण और काफी अन्य चीजें होती हैं, जैसे कि निबंध, चुटकुला वाचन कार्यशाला, कहानी वाचन कार्यशाला और कवि सम्मेलन। जैसा कि कल हमारे सामने होगी मेरा प्रिय पाठ कार्यशाला, जो काफी अच्छी होगी और मैं इसकी कामना करता हूँ कि हमारे लिए काफी जरूरी और काफी महत्वपूर्ण होगी। तो जैसा कि हमें बताया गया आज त्वरित भाषण है, तो त्वरित भाषण में हमें एक ऐसी प्रस्तुति करनी होती है जिसकी हमें कोई कामना नहीं होती, जिसपे हमने किसी चीज को पढ़ा नहीं है, तो उसको हम अपने दैनिक उपयोग में लाते हैं, उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसमें हम ऐसी कामना नहीं कर सकते कि इसके ऊपर हमें बोलना है। तो त्वरित भाषण में हमें तत्काल ही हमें वो शीर्षक दिया जाता है, उस पर हमें अपने विचारों को प्रस्तुत करना होता है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, आपका विषय, आपको अभी त्वरित भाषण भी देना है जिसमें आपका विषय है कि कुछ बच्चे दूसरे बच्चों की पेन पेंसिल अपने पास रख लेते हैं। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने मेरे को विषय दिया कि कुछ बच्चे दूसरे बच्चों की पेन पेंसिल अपने पास रख लेते हैं, तो ऐसा काफी स्कूलों में होता है। ऐसा वही बच्चे करते हैं जिनका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता और वो कुछ ज्यादा शैतानी करते हैं। ऐसा वही बच्चे करते हैं जिन्हें जब हमारी क्लास चल रही होती है तो हमें जब से अध्यापक पढ़ा आ गए तो उस समय हमारा दिमाग उस जगह पे केंद्रित नहीं होता, तो वे बच्चे दूसरे के सामान को चुराने लगते हैं, जो कि काफी गलत बात है। हमें ऐसी काम नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह भी हमारे लिए एक भाई बहन के समान है, वह भी हमारे साथ पढ़ लिख रहा है, जो हमारे लिए एक भाई बहन से कम नहीं है। हमें इस टाइम पर ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए। मुझे लगता है कि विद्यालय में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी बहुत से ऐसे काम करते हैं। मेरे ही विद्यालय में नहीं, ये भारत के अधिकांश विद्यालयों में ऐसा काम बहुत से बच्चे करते हैं। वो इसीलिए करते हैं या तो वे उस चीज को पसंद कर अपना बनाना चाहते हैं या उसे ज्यादा पसंद होने के कारण उसे उस बच्चे से छीनना चाहते हैं, जो कि काफी गलत बात है। और हमें काफी बच्चे ऐसी बुक्स भी चुरा लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। पेन और पेंसिल चुराना तो काफी छोटी बात है, फिर भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो दूसरा छात्र है उसको उसकी जरूरत होती है, वह भी पढ़ लिख रहा है, उसको भी उस चीज की उपयोगिता जरूरी है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और मैं आज के जी धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति व अध्यक्षीय उद्बोधन दोनों ही बहुत अच्छा था। आपकी प्रस्तुति काबिले तारीफ थी। और जैसा कि आपका विषय था कुछ बच्चे दूसरे बच्चों की पेन पेंसिल अपने पास रख लेते हैं, जी ऐसा अक्सर जगह होता है, हर जगह ऐसा लगभग होता ही है, हर एक स्कूल में ऐसा होता है। तो पेन पेंसिल चुराना कोई बड़ी बात तो नहीं हुई, लेकिन चोरी तो चोरी हुई। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी को। सर, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। जी सिद्धांत जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो दोस्त आपको बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। आपने बहुत ही शानदार कार्यक्रम का संचालन किया और आपने जो आपको विषय दिया गया था कि मैं सैनिक स्कूल में क्यों भर्ती होना चाहता हूं, वो विषय पे भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार विचार रखा। आपका बहुत अभिनंदन। और आपका जो कार्यक्रम में संचालन का जो सदा हुआ अंदाज है वो भी बहुत बढ़िया है। आपने बिल्कुल एक परिपक्व संचालनकर्ता के रूप में अपनी
अभिव्यक्ति को, संचालन कला कौशल को निखारा है। आपको एक बार पुनः टोकरी भर के मैं बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, कीप इट अप और कैरी ऑन कहता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हरसिंह मनराल जी, जो संगीत नाटक अकादमी दिल्ली से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। उनका बाल प्रहरी की 688वीं ऑनलाइन कार्यशाला, जो त्वरित भाषण कार्यशाला के रूप में उसमें उनका बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने विगत अनेक कार्यशालाओं में भी अपना सक्रिय सहभाग किया है। कल भी आप निरंतर जुड़े हुए थे और आपने मन पंछी की अभिलाषा पे बहुत ही शानदार कविता पाठ किया और आपने विद्यार्थी के लक्षणों पर भी विचार व्यक्त किए। बहुत अभिनंदन, आभार और बाल प्रहरी के प्रति आपका स्नेह यूं ही बना रहे, यही मेरी आकांक्षा है। आपको एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थिति प्रदान करने के लिए कुमारी सेजल सिंह जी, जो पटना बिहार से हमारे बीच सक्रिय सहभाग करी, और आप भी निरंतर जुड़ती हैं पटना से, और आपने अपनी उपस्थिति को एक बार पुनः जागरूक किया। आपने भविष्य में आप क्या बनना चाहती हैं इस पर अपनी बात रखी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जैसा कि नाम है यथा नाम तथा गुण, कुशाग्र राठौर जी। आप ऊधम सिंह नगर से कक्षा 7 के विद्यार्थी, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपको त्वरित भाषण में मिला था कि कुछ बच्चे दूसरे बच्चों की पेन पेंसिल अपने पास रख लेते हैं। इस पे आपने अपना विचार रखा। और इदांत जी ने, जैसा कि सीडीएस आदरणीय विपिन रावत जी को याद किया, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि त्वरित भाषण में आप एकदम से उन विचारों का लेकर आते कि सैनिक स्कूल में क्यों मैं भर्ती होना चाहता। तो यही कला कौशल होना चाहिए। आदरणीय आकाश सारस्वत सर भी यही कहते हैं कि आपकी त्वरित जो मेधा है वो बलवती होना चाहिए, और ये तभी होगी जब आप ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और निरंतर जो ज्ञानार्जन है, चाहे वो समाचार है, टेलीविजन की गतिविधियां हैं, अखबार है और परिचर्चाएं हैं और लोगों के संवाद है, उनको सुनेंगे और अपने विचारों को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इदांत जी, एक बार पुनः आपको बधाइयां। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में सुमित जी, खुशी जी, हरमनदीप जी, नम्रता जी, आयुषी जी, उत्कर्ष जी, चेतन जी, शीतल जी, सोनम भारती जी और मेघा पंत जी, आप सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन है, बहुत आभार मैं ज्ञापित करता हूं। आदरणीय उदय किरोला सर ने आज जिन महत्वपूर्ण विषयों को रखा था, मैं देख रहा था कि उन विषयों में हमारे सामाजिक गतिविधियों के विषय भी थे, हमारे भविष्य में हमको क्या करना है उनके विषय भी थे, और हमारे आसपास जो बिखरी हुई घटनाएं हैं उनको भी संजोने की कोशिश की गई थी। मैं देख रहा था कि मेरे प्रिय शिक्षक, मुझे गुस्सा क्यों आता है, टॉफी, चॉकलेट और मिठाई खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए, यदि मैं तितली होती, क्यों जरूरी है लड़कियों का पढ़ना, और एक दिन में बाल प्रहरी का मालिक यदि बन जाऊं तो क्या होगा। कुछ बच्चे कक्षा में बहुत शैतानी करते हैं और केजीबीवी वार्डन बना दिया जाए तो क्या होगा, और मेरे स्कूल का अनुशासन। मुझे लगता है कि जब ये विषय आपको दिए जाते हैं तो इन विषयों को देने के पीछे आदरणीय उदय किरोला सर की गहन चिंतन चेतना होती है। वो चाहते हैं कि आप इन विषयों के माध्यम से अपने त्वरित मेधा का तो प्रयोग करें ही, साथ ही साथ पे चिंतन भी करें कि ये जो विषय आपको दिया गया है तो इसमें आपका दायित्व क्या है, आप कौन सी अपेक्षाओं को चाहते हैं। यदि मैं तितली होती तो मनुष्य के क्या दायित्व हो सकते हैं, इन पे भी हम विचार करें। क्या तितलियां हमारे आसपास बहुत कम हो गई हैं, पर्यावरणीय हलचल जो है वो बहुत तेजी से नकारात्मकता की ओर आ रही, तो मनुष्य के क्या दायित्व हो सकते हैं। यदि मैं वार्डन होती तो वार्डन के जो अभी जो चीजें चल रही हैं और वार्डन कैसे उनको तालमेल बैठा के काम करती हैं
और स्कूल में एक अधीक्षिका या अधीक्षक के रूप में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हम और कौन से अच्छे सुधार कर सकते हैं। यदि मैं शिक्षक होता तो मैं शिक्षक की परिवर्तनशील जो भूमिका है वो हमें किस नजर से देखनी है। आज आईसीटी का दौर भी आ गया है हम आईपैड, आईसीटी, मोबाइल, इन बहुत सारे ऐप के माध्यम से अपनी ऑनलाइन शिक्षा को भी लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, जितने भी विषय आदरणीय उदय किरोला सर ने हमें रखे हैं, हमारे सामने दिए हैं, वो सारे के सारे विषय एक विद्यार्थी के लिए तो महत्वपूर्ण होते ही हैं। उसके अलावा जो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो शिक्षक साथी हैं, जो अभिभावक हैं, जो साहित्य साधक लोग हैं, उन सबके जीवन में भी इन विषयों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि एक मान लीजिए कि आयुषी जी को कोई जो विषय मिला है टॉफी चॉकलेट वाला, और उन्होंने घर में देखा कि भैया जो है वो उनके अधिक सेवन के कारण दांत उसके खराब हो रहे हैं आयुष भैया के, तो हमको उसमें अपनी क्या भूमिका हो सकती है, और जो टॉफी चॉकलेट देने वाले लोग हैं उनके लिए हम कैसे उसको अनुशासित कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और इन विषयों को रखने के पीछे भी यही मंशा आदरणीय उदय किरोला सर की होती है कि आप जीवन में एक सकारात्मक और सुधारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़े। दोस्तों, आज की इस सुंदर आयोजना के लिए मैं एक बार पुनः सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने इतने त्वरित समय में, आपको विदिन 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगता और आपको विषय दिया जाता और आप उस विषय पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है त्वरित भाषण या तत्काल भाषण में जो विषय आपको मिलता है। तो मैं आपकी इस मेधा को, इस प्रतिभा को प्रणाम करता हूं और आपके लिए यही ईश्वर से शुभेच्छा व्यक्त करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आकांक्षा करता हूं कि आप इसी तरह से बाल प्रहरी का अधिकाधिक लाभ उठाएं और अपने और भी दोस्तों को, अपने साथियों को इसके बारे में बताएं, और आप अपने पोर्टफोलियो में जो भी प्रमाण पत्र मिलते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित करें, ताकि आपकी प्रतिभा का आप एक प्रेरणा बने और सभी दोस्तों के लिए आप रोल मॉडल बन के उनको भी मार्गदर्शन दें बाल प्रहरी के माध्यम से। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह एक वरिष्ठ मार्गदर्शक और आधार स्तंभ की भूमिका का निर्वहन करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, जिनका हमेशा हमें एक रिलेवेंट मार्गदर्शन प्राप्त होता है, आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं। और इसके साथ ही आदरणीय उदय किरोला सर, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या से पूरे देश के इतने सारे लोग जुड़ते हैं, उनका भी मैं कोटि से अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के कार्यक्रम में एक बार पुनः आदरणीय मनराज सर को भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूं, साधुवाद प्रेषित करता हूं कि आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह और जो प्रेम है वो यूं ही बना रहे। यही शुभाकांक्षा के साथ मैं एक बार पुनः बाल प्रहरी मंच पे जुड़े हुए जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान करने वाले साथी जो चैट बॉक्स पर भी त्वरित टिप्पणियां करते हैं, उन सभी को साधुवाद प्रेषित करते हुए शुभरात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं एक बार पुनः सुंदर संचालन कर रहे ईदान भैया को मंच सौंपता हूं। ईदांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि दोस्त। ईदांत भैया जी, शुभरात्रि सर, आपका हार्दिक आभार। अब मैं आज के कार्यक्रम में मंच सौंपता हूँ श्रीमान उदय किरोला सर को। श्रीमान उदय किरोला सर। जी धान जी, सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। आपने अपनी बहुत सुंदर प्रस्तुति भी दी और सुंदर संचालन किया, मैं आपको बधाई देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता है, जितने साथियों ने अपनी सहमति दी सभी इस कार्यक्रम में जुड़ गए थे, तो मैं सभी दोस्तों को बधाई देता हूं। और कल भी हमारा कार्यक्रम होगा, कल शिक्षण कार्यशाला होगा। कल अपने किसी भी विषय में से एक पाठ का शिक्षण कार्य करना है, तो हम कल के लिए भी आपको आमंत्रित करते हैं। आयुष जी, आप कुछ आज नृत्य रखना चाह रहे हैं क्या आयुष जी? यस सर। और मन हो रहा है आपका डांस करने का? सर डांस नहीं करूंगा,
सर विषय दे दीजिए। अच्छा, विषय देना है आपको? क्या बात है यार, क्या क्या बात होने आप, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, त्वरित भाषण। हाँ जी, कल तो पांडे सर ने दिया था, आज मैं देता हूँ आपको विषय। सर तो आप दीदी को दिया था, उसी का विषय मुझे भी दीजिए। नहीं, मैं आपको दूसरा विषय दूंगा। आपको विषय दूं, बच्चों के दांत साफ रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। हाँ, पूरा भाषण दीजिए यार, ऐसा थोड़ी, पूरा भाषण दीजिए आदरणीय अध्यक्ष जी, ऐसा पूरा। हाँ, ऐसे बोलो। माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव, मैं LKG में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम किरी पब्लिक स्कूल जामो मेथी उत्तर प्रदेश है। हाँ, पूरा बताइए। जैसे कि मेरा विषय दांत साफ करने के लिए क्या होता है जी। तो अगर दांत साफ करना तो ब्रश करना होता है। हाँ, और दांत साफ करने के लिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए ये भी बताइए। दांत साफ करने के लिए चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, टॉफी नहीं खाना चाहिए, मिठाई नहीं खाना चाहिए। और ये भी बताइए, जिसके दांत सड़े होंगे, मुंह से बदबू आ जाएगी, उनकी तो वो भी नहीं होगी, क्या नहीं होगी वो भी बताइए। शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगी। हाँ, बताइए आयुष जी, क्या नहीं होगी उनकी? सर उनकी शादी नहीं होगी। हाँ यार, बिल्कुल। अगर आपको भी अगर शादी करनी है, शादी करने का मन है आपका? नहीं है? नो सर। अरे आप नहीं, अभी बिल्कुल नहीं है? नो सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। सर मैं तो लड़का हूँ। हाँ, तो लड़कों की भी तो होती शादी। अरे आप बड़े होके शादी करिएगा। हाँ, शादी जरूर करिएगा आप। कोई बात नहीं, नकली दांत लगवा देंगे, चिंता की बात नहीं। जी, तो चलिए हम कार्यक्रम को समेटते हैं। आप सबका आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिला, तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री हर्ष सिंह मन्नाल साहब, हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, और इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं, हमारे अतिथि जुड़े हैं, साहित्यकार जुड़े हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। और बस मैं यही कहना चाहूंगा, इतनी सुंदर प्रस्तुति बच्चों ने की। यदि आपके घर परिवार में, अपने स्कूल में, आपके पारिवारिक रिश्तों में कोई ऐसे बच्चे आपको लगते हों कि बहुत वो इससे जुड़ सकते हैं, तो उनको जोड़िएगा और इस वीडियो को भी दूसरे तक शेयर कीजिएगा, लाइक भी करेगा। और ये YouTube पर भी ये आज का हमारा कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। तो जो भी YouTube को हमारे देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि इसको YouTube को शेयर करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबका एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। जैसे मैंने बताया, कल शिक्षण कार्यशाला है और कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं।